हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज काजल और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं यूपीडीएलएड सेकंड सेमेस्टर सब्जेक्ट साइंस। ठीक है, और इस क्लास की जो टाइमिंग होती है वो रात के 9 बजे होती है। और आज इस वीडियो में हम लेसन 2 डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। और अगर आपने प्रीवियस वीडियोज यानी लेसन 1 पृथ्वी और आकाश चैप्टर वाला वीडियोस नहीं देखा है तो आप सभी को कमेंट्स बॉक्स में या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, आप वहां से जाकर देख सकते हो। देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले तो हम लघु उत्तरीय प्रश्न डिस्कस करेंगे, उसके बाद अति लघु और उसके बाद हम बहुविकल्पीय प्रश्न डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स मित्रों को शेयर कर दीजिए। और फ्रेंड्स, आप अच्छे से नोट्स बनाते रहिए। तो देखिए फ्रेंड्स, पहला आपका जो प्रश्न है कि फसल चक्र के लाभ क्या है इसके बारे में बताइए। यानी जो फसल चक्र होते हैं इनके क्या बेनिफिट होता है इसके बारे में चलिए हम जानते हैं। तो फसल चक्र अपनाने से निम्नलिखित लाभ होते हैं। पहला, भूमि की उर्वरा शक्ति का ह्रास कम होता है। ठीक है, और दूसरा, खरपतवारों का रोकथाम होती है। तीसरा, रोगों तथा कीड़ों के आक्रमण से फसलों का बचाव होता है। चौथा जो होता है वो होता है फसलों के उगाने में कम व्यय होता है। पांचवा, भूमि की उर्वरा शक्ति में वृद्धि होती है। छठा जो हो जाएगा वो हो जाएगा किसानों को वर्ष भर धन प्राप्त होता रहता है। सातवां, एक वर्ष में कई फसल ली जा सकती है और भूमि में जहरीलापन उत्पन्न नहीं होने पाता है। और नौवां, फसल चक्र अपनाने से बैल तथा मजदूर वर्ष भर काम में लगे रहते हैं। और 10वां जो इसका लाभ हो जाता है, कभी कभी दूसरी फसलों के लिए खेत की तैयारी हो जाती है। जैसे कि फसल चक्र कैसे कि जैसे आप कह सकते हो कि 6 मंथ के बाद हम कुछ और लगाते हैं, तो इससे क्या होता है कि हम उस प्रकार के मतलब कि अपने खेत में जो कुछ भी जिस तरीके से मौसम होता है उससे क्या वातावरण हम अपने खेत में कुछ भी लगाते हैं। ठीक है, तो इसके 10 लाभ है, इसको आप बहुत ही आसानी के साथ याद कर सकते हो। ठीक है, अगर हम इजी लैंग्वेज में बोले कि फसल चक्र क्या होता है तो फसलों का हेर फेर बोना। जैसे कि अब जो टाइम चल रहा है वो किसका टाइम चल रहा है, वो आपका धान इस तरीके से बोने का टाइम चल रहा है। उसके बाद गेहूं, तो इस तरीके से फसलों का हेर फेर बोना ही क्या होता है, फसल चक्र कहलाता है। तो इससे लाभ आप सभी को बहुत ही आसानी के साथ याद हो गया होगा। ठीक है, और अगर आपके एग्जाम में इससे रिलेटेड प्रश्न पूछा जाता है कि फसल चक्र के क्या लाभ है तो ये 10 पॉइंट आप लिख सकते हो, बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। तो दूसरा जो आपका प्रश्न है कि बलुई मिट्टी को उपयोगी बनाने के क्या उपाय है। ठीक है, तो बलुई मिट्टी को उपयोगी बनाने के उपाय, पहला तो आ जाता है चिकनी मिट्टी फैलाकर उसे भली प्रकार बालू में मिला दिया जाता है। और प्रतिवर्ष ऐसा करते रहने पर कुछ वर्षों में जो उसकी दशा होती है वो सुधर जाती है। दूसरा जो उपाय हो जाता है, भली प्रकार सड़ी गोबर की खाद अथवा अन्य जैविक पदार्थ मिलाकर भी इस भूमि को सुधारा जा सकता है। जैसे कि आप सभी को पता है कि जो बलुई मिट्टी होता है उस पे कुछ फसल लगाने से अच्छा नहीं होता है, तो उसको उपयोगी बनाने के लिए क्या उपाय है, तो ये आपका पहला उपाय हो जाता है कि चिकनी मिट्टी फैलाकर उसे भली प्रकार बालू में मिला दिया जाए और प्रतिवर्ष ऐसा करते रहने पर कुछ वर्षों में जो उसका मतलब कि अनयूजलेस होता है तो वो उसका यूज थोड़ा मतलब कि सुधर जाएगा। अगर हम सेकंड की बात करें तो भली प्रकार जैसे सड़ी गोबर की खाद अथवा अन्य जैविक पदार्थ मिलाकर भी इस भूमि को सुधारा जा सकता है। अगला जो आपका प्रश्न है कि खादों के किस्मों का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। यानी खाद की किस्म कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से होते हैं, तो चलिए जानते हैं। खादों की मुख्यतः 2 किस्में होती है, जिसमें सबसे पहला जो हो जाता है वो आ जाता है सामान्य खाद। यानी वे खाद होते हैं जो भूमि में पौधों की एक से अधिक पोषक तत्वों की कमी को पूरा करती है, जैसे गोबर की खाद, हरी खाद इत्यादि। इन खादों से नाइट्रोजन, पोटास और फास्फोरस तीनों मुख्य पोषक तत्व उपलब्ध होते हैं। और इसके अतिरिक्त इन खादों में अन्य मुख्य व सूक्ष्म तत्व भी पाए जाते हैं। तो ये सामान्य खाद की श्रेणी में आ जाते हैं, यानी जो आपका भूमि में पौधों की एक अधिक पोषक तत्वों की कमी को पूरा करता है, जिसमें आपका जो खाद आ जाता है गोबर की खाद, हरी खाद, ये सभी आ जाता है। और इन खादों से जो हमें प्राप्त होता है नाइट्रोजन, पोटास और फास्फोरस, इनसे ये तीनों पोषक तत्व प्राप्त हो जाते हैं।
अगर हम बात करें विशिष्ट खाद, यानी ये खाद होते हैं जिनसे भूमि में पौधे के किसी विशेष पोषक तत्व की कमी पूरी हो, जैसे कि अमोनियम सल्फेट, पोटेशियम सल्फेट और सुपर फास्फोट। इन खादों की रासायनिक उर्वरक भी कहते हैं। ठीक है, अगला जो आपका प्रश्न है कि कीटाणु नाशक का उपयोग करते समय किन किन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। तो कीटाणु नाशकों का उपयोग करते समय किन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए, आइए इस पे हम डिस्कस करते हैं। पहला, कीटाणुनाशकों का प्रयोग करते समय मुंह पर कपड़ा बांध लेना चाहिए और बाद में हाथ पैर साबुन से धोना चाहिए। तीसरा जो है दूसरा कि कीटाणुनाशक औषधि का भाव सस्ता हो तथा सरलता से प्राप्त की जा सके। तीसरा, फसलों को हानि नहीं पहुंचनी चाहिए। चौथा, साधारण किसान थोड़ी सावधानी बरतकर इसका प्रयोग करे। पांचवा, मनुष्य एवं पशुओं को हानिकारक नहीं होना चाहिए। और छठा जो हो जाता है वो पानी आदि में घुलनशील हो। तो ये कीटाणुनाशक जो है इसका प्रयोग करते समय ये जितनी भी सावधानियां हैं वो बरतनी चाहिए। पांचवा जो प्रश्न है कि कृषि में प्रयोग किए जाने वाले किन्हीं दो उपकरणों को संक्षिप्त परिचय दीजिए। तो सबसे पहला जो इसमें आता है वो आता है पटेला, यानी खेतों की जुताई के बाद खेत के ढेले तोड़ने, भूमि में नमी संरक्षित करने, खेती को समतल करने तथा बीजों को ढकने आदि कार्यों के लिए जिस यंत्र का प्रयोग किया जाता है उसे हम पटेला कहते हैं। खेतों की तैयारी में पटेला का विशेष महत्व है, जैसे सिंग पटेला, सादा पटेला आदि। यानी यहाँ पे ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि अगर आप कृषि कर रहे हो तो उसमें किन्हीं दो उपकरण का नाम बताना है। तो जिसमें सबसे पहला तो पटेला आ जाता है। अगर आपको और भी किसी उपकरण का नाम पता है तो आप वो भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगी। यानी पटेला जो होता है वो खेतों की जुताई के बाद, यानी जब खेत को जोत दिया जाता है तब खेत के ढेले तोड़ने, भूमि में नमी संरक्षित करने और खेती को समतल यानी बराबर करने के लिए और बीजों को ढकने आदि कार्यों के लिए इस यंत्र का प्रयोग किया जाता है जिसका नाम है पटेला। ठीक है, और देखिए दूसरा जो है वो है रोलर, यानी जो रोलर है वो 3 धातुओं से बनाए जाते हैं, लकड़ी, पत्थर अथवा लोहा। जब स्रोत खेत में बड़े बड़े ढेले पड़ जाते हैं और ऊपरी सतह में नमी कम रह जाती है तो ढेलों को तोड़ने और नमी को ऊपर लाने के लिए खेतों में रोलर घुमाया जाता है। और जो रोलर जितना भारी होगा काम उतना ही अच्छा होगा और भारी दोमट अथवा मृतिका भूमि में रोलर का उपयोग अधिक लाभदायक होता है। तो फ्रेंड्स आपने देखा भी होगा। ठीक है, तो ये 2 उपकरण हैं कृषि के प्रयोग में। आपको अगर पता है दूसरा उपकरण तो आप वो भी लिख सकते हो। अब देखिए अगला जो आपका प्रश्न है कि मृदा संरक्षण के अपरदन को रोकने के उपाय उल्लेख किए। तो देखिए फ्रेंड, जब हमने बहुत ही विस्तार से साइंस को डिस्कस किया था तो हमने पॉइंट टू पॉइंट, अगर आपने पहले जैसे कि हमने 1 या 2 मंथ पहले सेकंड सेमेस्टर क्लासेस चलाई थी तो बहुत ही विस्तार से हमने डिस्कस किया था, हर एक पॉइंट को एकदम विस्तार से जाना था। तो अगर आपने वो, यानी आपको सिंपल लिखना है UPDLED सेकंड सेमेस्टर बाई अपडेट विद काजल, आपको साइंस की क्लासेस मिल जाएगी, आप वहां से जाकर देख सकते हो। अब चलिए फ्रेंड्स हम जानते हैं कि अपरदन का क्या अर्थ होता है। तो फ्रेंड्स सबसे पहले तो आपको ये जानना चाहिए कि अपरदन का मतलब क्या होता है। तो अपरदन का जो मतलब होता है कि जब एक मिट्टी होता है वो किसी दूसरे स्थान पे चली जाती है तो उसे हम अपरदन कहते हैं। तो यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि मृदा संरक्षण के अपरदन को रोकने के उपाय क्या क्या होते हैं ताकि जो मिट्टी होता है वो एक जगह से दूसरे स्थान पे न जाए। तो आइए इसको उपाय के बारे में हम थोड़ा जानते हैं। तो भूमि के कटाव को निम्नलिखित प्रकार से रोका जा सकता है, क्योंकि जब भूमि का कटाव होता है तो जो मिट्टी होती है वो एक स्थान से, जो उपजाऊ मिट्टी होती है वो एक स्थान से दूसरे स्थान तक चली जाती है, जिससे किसानों को बहुत ही लॉस, हानि पहुंचती है। इसलिए इनके उपाय जानना बहुत ही जरूरी है। पहला जो उपाय हो जाता है कि अधिक वन लगाए जाने चाहिए और उनकी सुरक्षा करनी चाहिए, ताकि क्योंकि जो वन होता है वो मिट्टियों को पकड़ के रखता है। ठीक है, और दूसरा कि नदियों के आसपास की भूमि की सुरक्षा करनी चाहिए, बांध एवं जलाशयों का निर्माण यानी बांध लगाना चाहिए। तीसरा कि अधिक क्षेत्रों में कृषि करनी चाहिए, कृषि के तरीकों में भी सुधार करना चाहिए। चौथा, मरुस्थलों में अधिक पेड़ लगाने चाहिए। और देखिए फ्रेंड्स, पांचवा जो हो जाता है कृषि क्षेत्र में फालतू पानी के निकास के लिए नालियां बना देना चाहिए, ताकि जब बाढ़ की समस्या आए, बाढ़ आए तो उस टाइम जो पानी हो वो किसी नदी में जाके गिरे। ठीक है, ताकि कोई खेत में प्रॉब्लम ना हो।
छठा कि ढालू जमीन पर सीढ़ीदार खेती की जाए और अदल बदल कर फसलें बोनी चाहिए। और आठवां जो पॉइंट कि हवा से भूमि कटाव को रोकने के लिए हरी खाद व कंपोस्ट खाद डाली जाए, जिसको हम कहते हैं कि सामान्य खाद, ठीक है। और पेड़ों की पट्टियां लगाकर सिंचाई का पर्याप्त व्यवस्था करनी चाहिए और परतदार कटाव रोकने के लिए खेतों में मेड़ बना देनी चाहिए और उस पर कोई वनस्पति उगा देनी चाहिए, जिससे मिट्टियों का कटाव बहुत ही कम होता है। और 10वां की बाढ़ वाले क्षेत्रों में कटाव कम करने के लिए क्षेत्र के दोनों ओर वन लगाकर पानी को इधर उधर निकाल देना चाहिए। तो ये हो जाते हैं मिट्टी संरक्षण अपर्दन के कुछ उपाय, जो कि 10 उपाय हैं और आप सभी को बहुत ही आसानी के साथ याद भी हो गया होगा। देखिए अगला जो आपका प्रश्न है कि फसल चक्र का आशय स्पष्ट कीजिए तथा इसके महत्व पर प्रकाश डालिए। फसल चक्र क्या होता है, या इसको हम सस्यावर्तन भी कहते हैं, ठीक है। क्रॉप रोटेशन, इसका मतलब क्या होता है, चलिए हम इसके बारे में जानते हैं। तो जैसे कि आप नाम से ही रोटेट, तो हम जब फोन चलाते हैं तो उसमें रोटेट का ऑप्शन आता है, तो कभी देखिए कभी हम सीधा करते हैं, कभी इस तरीके से हो जाता है, ठीक है, पोर्ट्रेट। तो इसका मतलब होता है कि कभी इस हेर फेर, ठीक है। सिंपल अगर हम रोटेट का मतलब यानी फसलों का हेर फेर को ही हम फसल चक्र कहते हैं। चलिए हम इसके डिफिनीशन के बारे में जान लेते हैं। तो मृदा के किसी निश्चित भाग पर किसी निश्चित समय में फसलों का इस क्रम से बोया जाना जिससे कि मृदा की उर्वरा शक्ति बनी रहे और अधिक उत्पादन भी मिल सके, उसे ही हम फसल चक्र या फसलों का हेर फेर का बोना कहलाता है। तो फ्रेंड्स आई होप कि आपको बहुत ही आसानी से समझ में आ गया होगा। और फ्रेंड्स हम ये जानते हैं कि फसल चक्र का महत्व क्या है, जैसे कि हमने पहला क्वेश्चन यही डिस्कस किया था कि फसल चक्र के क्या लाभ है। अब चलिए हम ये जानते हैं कि फसल चक्र का महत्व क्या है। तो पहला जो इसमें महत्व होता है कि इससे भूमि की भौतिक, रासायनिक एवं जैविक दशा ठीक रहती है, क्योंकि फसल चक्र में दाल वाली फसलों का विशेष स्थान होता है। दूसरा महत्व जो होता है, फसल चक्र द्वारा फसलों में लगने वाले कीड़ों एवं रोग नियंत्रित हो जाते हैं, अतः कीड़े जिस फसल के लिए हानिकारक होते हैं उसी पर लगते हैं। इस प्रकार हेर फेर से बोने पर ये कीट नष्ट हो जाते हैं। तीसरा, फसल चक्र से भूमि की उर्वरा शक्ति की ह्रास नहीं होने पाता। आप लाभ या महत्व दोनों एक ही है, आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगा। फसल चक्र से मजदूर बैल वर्ष भर काम करता रहता है तथा कृषक को भी वर्ष भर फसल प्राप्त होती है। और फसल चक्र से खरपतवारों की वृद्धि में कमी आ जाती है, ठीक है। इससे फसलों की पैदावार अधिक मिलती है। सातवां, फसल चक्र अपनाने से कृषक को अधिक सिंचाई, निराई गुड़ाई सभी फसलों में नहीं करनी पड़ती है और न ही प्रत्येक खेत में प्रति वर्ष खाद ही देना पड़ता है और अतः उत्पादन व्यय कम हो जाता है। और आठवां जो पॉइंट कि इससे खाद एवं पानी की कम उपलब्धता में भी फसलें सफलतापूर्वक उगाई जा सकती है। और जो 9वां इसका महत्व हो जाता है, फसल चक्र में भूमि में विषैलापन नहीं उत्पन्न होने पाता है। और 10वां कि इससे फसल उत्पादों की गुणवत्ता में वृद्धि होती है। यानी जो हमने लाभ डिस्कस किया वही महत्व है। तो आप इन दोनों में से किसी एक को याद कर सकते हो, दोनों के लिए ये आंसर अच्छा है, ठीक है, गलत नहीं होगा। अब देखिए अगला जो आपका प्रश्न है कि मृदा अपरदन से क्या अभिप्राय है, इसको प्रभावित करने वाले कारकों का वर्णन कीजिए। तो मृदा अपरदन जस्ट अभी हमने बताया, यानी किसी क्षेत्र के ऊपरी उपजाऊ परत का नष्ट हो जाना मृदा अपरदन कहलाता है। जैसे कि अभी जस्ट हमने डिस्कस किया, जब एक मृदा उपजाऊ मिट्टी होती है वो किसी दूसरे स्थान पे चली जाती है तो उसको हम मृदा अपरदन कहते हैं। यानी मिट्टी का निर्माण खनिज तत्वों, जैविक तत्वों, मृदा जीव, वायु, पानी से होती है। और मृदा अपरदन के दो प्रमुख कारक हवा व पानी है। मिट्टी की ऊपरी परत की तीव्र हवाएं उखाड़ ले जाती है। इस प्रकार भारी वर्षा व पानी की तीव्र प्रवाह भी ऊपरी उपजाऊ परत को बहा ले जाता है और यह अपरदित मिट्टी पानी के साथ बहकर नदियों, जलाशयों व बांधों में गाद भर देती है। अब देखिए मृदा अपरदन के निम्नलिखित कारक होते हैं, यानी किसके कारण मृदा अपरदन होता है। तो सबसे पहला तो जलवायु, यानी जलवायु एक ऐसा कारण है जो भूमि के सभी जैव तथा अजैव दशाओं का निर्माण करता है और भूमि का अपरदन जलवायु कारणों से सदा होता रहता है। वर्षा की मात्रा, तापमान तथा वायु वेग, भू क्षरण के
हराए कारण है, यानी आप समझ सकते हो कि जलवायु यानी ज़्यादा बारिश होगी तब भी, ठीक है, हवा चलेगा तब भी जो मृदा अपरदन जरूर होगा। और जिन क्षेत्रों में वर्षा अधिक होती है वहाँ भूमि अपरदन अधिक होता है, और कम वर्षा वाले प्रदेशों में भूमि अपरदन कम होता है। यानी जहाँ बारिश ज़्यादा होता है वहाँ ये समस्या ज़्यादा होती है, और जहाँ बारिश कम होता है यह समस्या कम होता है। और वर्षा द्वारा होने वाला अपरदन बहुल वनस्पति आवरण से संबंधित रहता है, क्योंकि जहाँ घने वन होते हैं यहाँ जो भूमि होती है अधिक वृक्षों और वनस्पतियों से ढकी रहती है, वहाँ अधिक वर्षा होने पर भी भूमि अपरदन कम होता है। क्योंकि जस्ट मैंने अभी बताया ना, क्योंकि जो अगर हम वन लगाते हैं सबसे पहले तो वो ढकी रहती है और वो मिट्टियों को बांध के रखती है, ठीक है। जड़ों का क्या काम होता है, वो अपनी स्थिति जमा के रखती है। अब देखिए कि इस प्रकार ऐसे क्षेत्रों में यानी जहाँ पे ज़्यादा बारिश हो रही है वहाँ पे बहुत अधिक वन होना चाहिए, ठीक है। और जैसे कि इसमें लिखा गया है कि जिनमें वनस्पति का आच्छादन कम या बिल्कुल नहीं होता है वहाँ भू अपरदन का प्रभाव सर्वाधिक होता है। और यह स्थिति प्रमाणित करती है कि भूक्षरण को रोकने यानी भू अपरदन को रोकने में वनस्पति कितनी महत्वपूर्ण होती है। तो यानी जहाँ पे अधिक बारिश होती है, सिंपल अगर हम कहें, अगर जहाँ पे अधिक बारिश होती है तो वहाँ पे अधिक वन यानी घने वन जरूर लगाना चाहिए, जिससे मिट्टी की अपरदन की समस्या कम हो। और देखिए फ्रेंड, तापमान भूमि क्षरण यानी भूमि अपरदन के लिए परोक्ष रूप से उत्तरदायी है। अधिक तापमान पाकर चट्टानें ढीली पड़ जाती है, अतः अपरदनीय स्थितियों के प्रति संवेदनशील हो जाती है, और ऐसे भू क्षेत्र में तापमान समान नहीं रहता है और भूक्षरण कम ही होता है। विश्व में ऐसे अनेक क्षेत्र हैं जो या तो पूर्ण शुष्क है या अर्ध शुष्क है, वहाँ बालू और रेत के जमाव प्राप्त होते हैं। इन क्षेत्रों में भूक्षरण के प्रधान कारक वायु होती है। सहारा हो गया, थार हो गया तथा अरब के रेगिस्तानी प्रदेशों में वायु वेग से रेत के छोटे बड़े टीले एक स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान पर पहुंच जाते हैं, वह अस्थायी त्वरित अवस्था में रहते हैं। अगर हम सिंपल कहें कि आपको जलवायु में क्या लिखना है तो सिंपल 1 से 2 लाइन लिखना है, इसमें ज्यादा लिखने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। यानी जलवायु भी एक कारक है जिसके कारण मृदा अपरदन होता है। यानी अगर अधिक बारिश होगी तो मृदा अपरदन अधिक होगा, अगर कम बारिश होगी तो मृदा अपरदन कम होगा। इसके लिए जो उपाय है, यानी जहाँ पे ज्यादा बारिश हो रही है वहाँ पे अधिक वन लगाए जाए, ठीक है, तो इससे कुछ समस्या कम हो सकती है। देखिए आपका जो दूसरा है वो है धरातीय ढाल, यानी यहाँ का जो मतलब हो जाएगा कि भूमि का धरातल सभी जगह समान या समतल नहीं होता है, और पहाड़ी क्षेत्रों में तो यह ढलुआ भी होता है। यानी जो आप कह सकते हो धरातल जो है वो समान नहीं होता है, बराबर नहीं होता है, ठीक है। लेकिन समतलीय भूमि पर भी कहीं कहीं धरती का तल ऊंचा नीचा होता है। इसके कारण भूमि जहाँ अधिक ढाल होती है, ठीक है, ढाल इसको हम कहते हैं, वहाँ वर्षा अपरदन के लिए विशेष कारक होती है। प्रवाही जल का वेग चट्टानों तथा जमे हुए मिट्टी के टीलों का बहुत ही शीघ्रता से अपरदित यानी उस मिट्टी को बहा ले जाती है। यदि इन प्रदेशों में तापमान भी समान होकर उच्च या निम्न प्रकृति का हो तो वहाँ भूक्षरण अधिक होता है, यानी भू अपरदन अधिक होता है, ठीक है। यानी जहाँ पे ढाल होता है तो वहाँ पर भी जो भूमि यानी जो मिट्टी होती है, जब बारिश तेज होती है तो मिट्टी जो होती है उसका बहाव या प्रवाह बहुत ही तेजी से होता है, और मिट्टी को, उपजाऊ मिट्टी को वो बहाकर किसी दूसरे स्थान नदी में लाकर गिरा दे। देखिए अगला जो आपका है वो है जल वर्षा, यानी जल वर्षा भी मृदा अपरदन का बहुत ही महत्वपूर्ण कारक है। देखिए अगर हम सिंपल कहें तो मृदा अपरदन का जो मतलब होता है वो यही जल वर्षा के कारण इसका महत्वपूर्ण कारक है, क्योंकि बहुत ज़्यादा बारिश होता है तो इसलिए मृदा अपरदन का होना तय है। तो इसलिए वहाँ पे वनों का होना बहुत ही जरूरी है। देख सकते हो इसमें यही लिखा गया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और देखिए चौथा जो कारक हो जाता है वो हो जाता है मृदा, यानी मृदा के अपरदनशीलता उसकी उत्पादनीयता क्षमता दर से जुड़ी हुई है। मृदा की अपरदनशीलता का मिट्टी के आकार, उसके कणों की प्रकृति, उसकी संरचना, उसकी पारगम्यता तथा गृहणीय रंध्रता से सीधा संबंध रखती है। यानी यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि मिट्टी भी इसका एक कारक है, क्योंकि अगर मिट्टी की आकृति, उसका कण भी इसके कुछ कारक है, क्योंकि अगर मिट्टी हल्की रहेगी तो भी बहुत ही जल्दी से उसका अपरदन होगा, ठीक है। और देखिए मिट्टी के पादप जड़ों के विरल या घनत्व प्रभाव से उसे जो तत्व
प्राप्त होते हैं उनसे भी मिट्टी की जो क्षरण क्षमता प्रभावित होती है, अतः मिट्टी की भी स्वयं अपरदनशीलता होती है। जस्ट मैंने अभी बताया ना, इसकी नमी या अधिक्य से अपरदन कारकों का प्रभाव भी इस प्रक्रम या अधिक होता है। ठीक है, और प्राचीन कठोर चट्टानी क्षेत्रों में मिट्टी की, क्योंकि जो कठोर मिट्टी होगी, जो भारी होगी, उनका अपरदन कम होगा, बट जो हल्का होगा वो बहुत ही शीघ्र ही, यानी उनमें भी कुछ कारक है, इसके कारण भी मिट्टी का अपरदन होता है। अत्यधिक पशुचारण, अगर हम सिंपल कहें तो देखिए, जैसे कि अगर हम फील्ड में जो पशु होते हैं उनको छोड़ दिए जाएंगे तो वो जो घास होता है जिससे मिट्टी ढका होता है, वो जब घास को खा जाएंगे तो जो मिट्टी होता है वो क्या होता है कि पूरा, मतलब कह सकते हो रेत, यानी उसमें बहुत ज़्यादा तापमान, और जब बारिश होती है, वर्षा होती है, हवा चलता है, तो इससे जो मिट्टी होती है वो एक स्थान से दूसरे स्थान तक चली जाती है। तो इसलिए अत्यधिक पशुओं को भी बाहर खोलकर नहीं छोड़ना चाहिए, अपने खेतों में नहीं छोड़ना चाहिए। इससे जो मिट्टी होता है वो एक स्थान से दूसरे स्थान तक चला जाता है। ठीक है, तो आप देख सकते हो इसमें क्या लिखा गया, एक बार देख लेते हैं। यदि भूमि पर घास का आवरण विरल अर्थात कम होता है तो वहां होने वाला पशुचारण सीधे रूप से भूमि परत को हानि पहुंचाता है। जस्ट मैंने, यानी जहाँ पे घास का आवरण बहुत ही कम है, ठीक है, अगर वहाँ पे अगर आप पशु को छोड़ देते हो तो जितने भी घास है उनको खा जाएंगे, यानी चर लेंगे। ठीक है, तो इससे बहुत ज़्यादा हानि पहुंचती है और पशु घास खाकर पेट भरते हैं। इस क्रिया में वह घास खाते समय जड़ों को उखाड़ देते हैं तथा इसके अतिरिक्त घास रहित भूमि की ऊपरी परत उनकी खुरों से खुद जाती है और इस कारण भूमि की अपरदन क्षमता अत्यंत संवेदनीय हो जाती है और मिट्टी अन्य कारकों की चपेट में आ जाती है। अतः जहाँ पशुचारण का भार भूमि पर अधिक होता है वहाँ उसे भूक्षरण या भू अपरदन में वृद्धि होती है, इसलिए ये भी ध्यान देना बहुत ही आवश्यक है। तो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको बहुत ही आसानी के साथ ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज के लिए इतने ही क्वेश्चन रखते हैं क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब हम कल जो है वो हम डेली बहुविकल्पीय प्रश्न डिस्कस करते हैं। अब हम मंडे को मिलेंगे साइंस की क्लास में, जिसमें हमारा ये प्रश्न रहेगा कि कीटनाशक से आप क्या समझते हो और कीटनाशक है क्या। देखिए फ्रेंड्स, ये जितने भी क्वेश्चन है आपको बहुत ही आसानी के साथ याद हो जाएंगे। और देखिए आज की इस वीडियो में हमने क्या क्या डिस्कस किया, क्योंकि कमेंट्स आते हैं कि आप जितने भी पॉइंट डिस्कस कर रहे हो लास्ट में आप ये बता दीजिए कि हमको कौन कौन से पॉइंट लिखना है। तो फ्रेंड्स, ये बहुत ही छोटे छोटे प्रश्न है। ठीक है, तो चलिए हम बता देते हैं कि आपको कौन कौन से पॉइंट लिखना है। सबसे पहले तो जो आपका प्रश्न था कि फसल चक्र के क्या क्या लाभ है, तो फसल चक्र का मतलब सबसे पहले मैंने आप सभी को बताया कि फसल चक्र का जो मतलब होता है कि फसलों का हेर फेर करके बोना। इससे पहला जो हो जाएगा कि भूमि की उर्वरा शक्ति बनी रहती है। ठीक है, दूसरा हो जाएगा किसानों को साल भर जो अनाज मिलता रहता है। तीसरा कि भूमि की उर्वरा शक्ति का कोई ह्रास नहीं होता है, उसमें कमी होती रहती है। और चौथा कि खरपतवारों का इसमें रोकथाम बना रहता है। ठीक है, और इससे ये भी एक हो जाएगा कि जो आपके फसल में जो कीड़े लगे होते हैं, लेकिन अगर आप दूसरे फसल को लगा देते हैं तो इससे जो कीड़े होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं। तो ये भी लाभ है। तो बस 4 से 5 पॉइंट लिख लेना है, ज़्यादा इसमें नहीं। अब देखिए बलुई मिट्टी का उपयोगी, यानी जो बलुई मिट्टी होता है वो यूजलेस होता है, उस पर अनाज अच्छे नहीं हो पाते हैं, तो उसको किस तरीके से उपयोगी बनाया जा सकता है। तो बस 2 पॉइंट, यानी चिकनी मिट्टी फैलाकर उसे भली प्रकार बालू में मिला दिया जाए। तो प्रतिवर्ष ऐसा करने पे जो मिट्टी होती है वो यूज करने लायक हो जाती है। और तीसरा, यानी उसमें खाद ये सब कुछ डालकर उस मिट्टी को अच्छा बनाया जा सकता है। और देखिए तीसरा प्रश्न हमने डिस्कस किया कि खादों की किस्मों में संक्षिप्त वर्णन। देखिए सामान्य खाद और विशिष्ट खाद 2 प्रकार की खाद होती है। सामान्य खाद में देखिए आपको क्या क्या किससे मिलके बनता है, तो इसमें गोबर खाद या हरी खाद से बनता है, जिससे हमें जो प्राप्त होता है वो नाइट्रोजन, पोटास और फास्फोरस प्राप्त होता है। अगर वही बात करें विशिष्ट खाद, तो इससे हमें अमोनियम सल्फेट, पोटेशियम सल्फेट और सुपर फास्फोरेट ये सभी प्राप्त होते हैं। और इन खादों को हम रासायनिक उर्वरक भी कहते हैं। हमारा 4th प्रश्न था कि कीटाणुनाशकों का उपयोग करते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो पहला पॉइंट ये है कि जब हम इसका उपयोग कर रहे हैं अपने खेतों में, तो उस समय अपने जो माउथ है उस पर क्लॉथ से बांध लेना चाहिए। ठीक है, दूसरा कि कीटाणुनाशक औषधि का भाव सस्ता और बहुत ही आसानी से मिल सके उस कीटनाशक का यूज करना चाहिए। और बहुत ज्यादा आपको कीटनाशक का यूज नहीं करना है जिससे फसलों की हानि पहुंचे और मनुष्य एवं पशुओं की को हानिकारक नहीं होना चाहिए। ठीक है,
तो ये पॉइंट हो गया। अब देखिए कृषि में प्रयोग किए जाने वाले किन्हीं दो उपकरण, तो हमने पटेला डिस्कस किया जो कि खेतों की जुताई के बाद इसका यूज किया जाता है खेतों को बराबर करने के लिए, ठीक है, बीजों को ढकने के लिए। और रोलर, यानी रोलर का मतलब होता है कि लकड़ी या पत्थर अथवा इससे बना होता है जो कि जो बड़े बड़े ढेले होते हैं उनको तोड़ने के लिए तथा नमी लाने के लिए इस उपकरण का यूज किया जाता है, ठीक है। और देखिए मृदा संरक्षण के अपर्दन, यानी सिंपल है, आपको क्या यूज करना है कि अधिक वन लगाने हैं, नदियों के आसपास की भूमि है तो उसमें बांध लगाना है, ठीक है, और अधिक क्षेत्रों में कृषि करना चाहिए, ठीक है, और मजदूरों में अधिक पेड़ लगाना चाहिए। तो ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा, इसको छोड़ते हैं। अब देखिए फसल चक्र का आशय क्या है, तो जस्ट मैंने अभी बताया कि मृदा यानी कि फसलों का हेर फेर करके बोना है क्या होता है, फसल चक्र कहलाता है। इसका जो महत्व जो लाभ होता है वही महत्व होता है, तो इसमें डिस्कस करने की कोई आवश्यकता नहीं है। मृदा अपरदन से क्या अभिप्राय है, तो वही यानी जब कोई मिट्टी, आप कह सकते हो कि किसी क्षेत्र की ऊपरी उपजाऊ परत किसी दूसरे स्थान पे चली जाती है और जो उसका माध्यम होता है वो अधिक बारिश, हवा, इसके कारण जो उपजाऊ मिट्टी होती है किसी दूसरे स्थान पे या नदी बाद में चली जाती है, तो उसे ही हम मृदा अपरदन कहते हैं, ठीक है। और मृदा अपरदन के क्या क्या कारक है, जलवायु हो जाता है, धरातीय ढाल हो जाता है, ये पॉइंट पॉइंट बस आपको लिखना है, जल वर्षा हो जाता है, ठीक है, और उसके बाद मृदा हो जाता है और अत्यधिक पशु चारण भी हो जाता है। तो फ्रेंड्स आई होप कि आपको बहुत ही आसानी के साथ ये क्लियर हो गया होगा। मिलते हैं 10 बजे वाली क्लास में, ठीक है। आज 10 बजे वाली क्लास बहुत ही अच्छी रहने वाली है क्योंकि आज हम बाल विकास टॉपिक डिस्कस करेंगे और फ्रेंड्स बहुत ही अच्छे से उसको हम डिस्कस करेंगे क्योंकि बाल विकास से रिलेटेड हर बार ही उस प्रश्न को हर बार पूछ लिया जाता है, तो हम वन लाइनर क्वेश्चन लाएंगे जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है फ्रेंड्स। तो आज के लिए इतना ही, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स मित्रों को शेयर कर दीजिए। मिलते हैं 10 बजे वाली क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड बेस्ट ऑफ लक।